नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़कोट में कांग्रेस नेता मनवीर रावत पर एफआईआर हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप है मनवीर रावत पर। 11 संदिग्ध लोगों को बताया था जमाती मनवीर रावत ने और एफआईआर दर्ज हुई है इसी अफवाह के लिए मनवीर रावत पर। कांग्रेस के नेता है। हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नितिन, पूरी बात बताएं। देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से कल रात एक बात आई थी कि 11 जो संदिग्ध हैं वो उस बड़कोट थाना के अंतर्गत स्यालना गांव में देखे गए हैं और ग्रामीणों ने उनको उनको गांव में ही उन्होंने घेर दिया था। और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस देर रात को उनको अपने साथ लेके आए। इसी बीच एक कांग्रेस के नेता है मनवीर रावत, उनके द्वारा सोशल मीडिया में ये अफवाह फैला दी गई कि ये जमाती हैं। यानी कि एक काफी बड़ा उन्होंने अफवाह ये फैला दी थी और रातों रात ही पुलिस ने इस पर एक्शन लेकर जो आईपीसी की धारा है 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके अतिरिक्त आईएसपीसी की जो 151 के तहत जो है उसको गिरफ्तार कर थाने में लेके आ गई पुलिस। इसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है 54, उसके अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। फिलहाल जो कांग्रेसी नेता है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका नितिन। तो कांग्रेस के नेता पुलिस की गिरफ्त में है इस एफआईआर के बाद। और करीब महीने भर बाद फिर से सचिवालय में चहल पहल दिखाई दी। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सचिवालय में काम करने की इजाजत दी है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा को खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई है। ये उत्तराखंड सचिवालय है और मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री दफ्तर है और उसके आसपास तमाम शासन के बड़े अफसर यहाँ पर बैठते हैं। और करीब 25 दिनों से दोनों संस्थान उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा पूर्ण रूप से बंद थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लॉकडाउन जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर दोनों ही संस्थान 25 दिनों से बंद थे। अब राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि अब विधानसभा और सचिवालय खोले जाएंगे। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। चहल पहल कैसी है इसको अब सीधा चल के देखते हैं। देहरादून चलते हैं, वहां से विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। विनोद, जो कुछ आपने देखा उसकी थोड़ी सी झलकी अभी आपने अपने आपकी रिपोर्ट में दिखाई है, और विस्तार से बताएं दर्शकों को कि इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर। देखिए राजेंद्र, करीब 25 दिन हो गए हैं और उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते एक एहतियात के तौर पर लॉकडाउन जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया था। उसके चलते एहतियात के तौर पर दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। ये जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये उत्तराखंड सचिवालय है और जैसा कि राज्य सरकार की ओर से आदेशित हुआ था कि 33% जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अब उत्तराखंड सचिवालय में बैठेंगे। और आज यही वजह है कि सुबह से चहलकदमी यहाँ पर देखी जा रही है और तमाम जितने भी बड़े आला अफसर हैं, या खासकर जिस तरह बात करें उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी यानी आईएएस अधिकारी हैं उनके साथ में वो वार्ता कर रहे हैं। लिहाजा पूरे प्रदेश की मौजूदा हालात क्या है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्य सचिव यहाँ पर बैठे हैं। और ठीक मेरे पीछे जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, सचिवालय का मुख्य इमारत है। यहाँ ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी है और तमाम बड़े वरिष्ठ शासन के अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग में बैठते हैं। और जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि 33% अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे, उनमें अनुसचिव हैं, अपर सचिव हैं और जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं वो अब उत्तराखंड सचिवालय में मौजूद हैं। और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे संस्थानों को रियायत दी गई है जहाँ से सरकारी कामकाज पूरे प्रभावित ना हो। और ये सचिवालय का नज़ारा है, क्योंकि लंबे समय से यानी 25 दिनों से हम देख रहे थे कि कोई भी मूवमेंट इस उत्तराखंड सचिवालय में नहीं था, लेकिन आज आवाजाही जरूर हुई है राजेंद्र। और ये थोड़ी तो सी क्या ढील पूरी भी है स्ट्रेंथ में है वजह ये भी है कि सरकारी कामकाज पूर्ण रूप से क्या पहले पूरा बंद जैसी था। आवाजाही है, क्या पहले जैसी हलचल है या उससे बहुत कम है, ये बताइए।
जी, देखिए राजेंद्र, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार की ओर से 33% अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर एक आदेशित किया गया है कि करीब 33% अधिकारी कर्मचारी सचिवालय में बैठेंगे। लिहाजा इतनी चहलकदमी नहीं है, लेकिन अब जरूर है, हल्का मूवमेंट जरूर है कि करीब अनुसचिव से लेकर अपर सचिव से लेकर और सचिव के तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सरकारी कामकाज देख रहे हैं। और खासकर स्वास्थ्य विभाग के तो तमाम बड़े अफसरों के साथ साथ में अधिकारी कर्मचारी सचिवालय मौजूद है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है तो तमाम संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो अंदर ही कंट्रोल रूम यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पूरे प्रदेश पर मॉनिटरिंग करता है आखिरकार किन किन क्षेत्रों पे कौन सी संख्या बढ़ रही है, कितनों को क्वारंटीन किया जा रहा है, कितनी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कितने नेगेटिव। तो तमाम ऐसे एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि आज करीब 25 दिन हो गए हैं, पुरानी जैसी चहलकदमी सचिवालय में नहीं है। और चलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं तो है, शुरू हुआ है थोड़े हल्के फुल्के विनोद, थोड़ा तो शुरू हुआ है, थोड़ा तो मूवमेंट शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो मूवमेंट है, थोड़ा बहुत, ये जो थोड़ी बहुत भी हलचल है, ये आम लोगों के मन में जरूर एक पॉजिटिव पिक्चर बना रही होगी विनोद। जी, देखिए जिस तरह से आज राज्य सरकार की ओर से 2 महत्वपूर्ण संस्थानों को खोला गया है। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में सरकार के तमाम मंत्री, राज्य मंत्री बैठेंगे और कोरोना वायरस से बचाव के लिए विचार विमर्श करेंगे, रणनीति बनाएंगे, आखिरकार किस तरह से हम अपने प्रदेश को बचा सके, बचाव कर सके। एक ये संकेत भी जाता है कि राजेंद्र, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, तो एक थोड़ा सा संकेत, अगर इतने महत्वपूर्ण संस्थान खुलते हैं, कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक ऐसा संदेश जाता है आखिरकार राज्य में सब ठीक ठाक है। और ऐसे में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, ये एक संकेत ऐसा है कि लोग अब पूरी तरह से एक सावधान तो जरूर है, लेकिन एक संकेत ये भी जाता है कि अब राज्य में की हालात सही हो जाएंगे कुछ दिनों में। और जिस तरह से बिल्कुल 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 यही विषय है कि ये थोड़ी बहुत जो हलचल है, ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठती है, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत हलचल है, थोड़ा बहुत मोमेंट है, ये उत्साहित ज़रूर करेगा आने वाले दिनों के लिए आम लोगों को। बहुत धन्यवाद विनोद आपका। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जोशीमठ से है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है। बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है। ये एक अजीब सी बात, इस वक्त बर्फबारी नहीं होती है सामान्यतया, लेकिन इस वक्त भी आज 17 अप्रैल की तारीख बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और 30 अप्रैल को कपाट खुल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के। फूलों की घाटी में बर्फबारी की खबर है, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की खबर है। 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और इसी बीच में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये आमतौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार हो रहा है। ये देखिए आप, बर्फ कैसे गिरी है। एक दिन पहले की तस्वीर, जब स्थिति को सामान्य करने के लिए, रास्ते को क्लियर करने के लिए लोग लग रहे थे, तब कितनी बर्फ गिरी हुई थी, कितनी बर्फ जमा थी। और इस वक्त जब बर्फबारी की खबर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। रणजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रणजीत, कब से बर्फबारी हो रही है और कितनी हुई है? जी, आपको बता दो कि एक बार फिर से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई और सुबह से आज मौसम खराब था। जैसे ही दिन में से लगातार उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फबारी और निचले क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही लगभग दिन से ही बद्रीनाथ धाम में हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है और उच्च हिमालय जैसे नंदा देवी नीलकंठ दर्जनों चोटियां बर्फ से लकदक हो गई। जी रणजीत, हेमकुंड साहिब की यात्रा के बारे में क्या जानकारी आपके पास? क्या वो शुरू हो पाएगी या उस पर संशय है? जी, आपको बता दो कि पहले जो तय की थी वो हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को खुलने थे, लेकिन जिस हिसाब से लगातार लॉकडाउन बढ़ा 3 मई तक, उसको लेकर के अब जो ये यहाँ की जो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की, उन्होंने अब ये पूरा प्रशासन को पर छोड़ दिया, क्योंकि अब जिस हिसाब से अब ये जो यात्रा तय, वहाँ लगभग 6 किलोमीटर रास्ते में बड़े बड़े हिमखंड है, बड़े, और जो खुद जहाँ पर गुरुद्वारा है या लोकपाल लक्ष्मण सरोवर है, पूरी तरह बर्फ के आगों से 20 से 22 फीट बर्फ जमी हुई। ऐसे में यात्रा तैयारियों को अंजाम देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं यात्रा तैयारियोयों को लेकर नहीं यहाँ सेना के जवान पहुंचे, नहीं उनके गुरुद्वारा प्रबंधन के सेवादार पहुंचे, जिसके वजह से यात्रा तैयारी सुनने पे अब गुरुद्वारा प्रबंधन ने ये सारी तैयारी को जिम्मा प्रशासन को पर छोड़ दिया। ठीक है रणजीत, प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की बात आप कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले के दूरस्थ इलाकों में राशन की किल्लत हो रही है।
और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है। इन इलाकों में राशन पहुंचाना खाद्य पूर्ति विभाग के लिए चुनौती बन गया है। जिले के प्रतापनगर और घनसाली के दुरुस्त गांव में अभी भी राशन की किल्लत है। ग्रामीणों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 3 महीने का राशन एडवांस में भेजा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां राशन न मिलने की शिकायत है वहां संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे। कहीं कहीं से शिकायतें आ रही है कि इनको राशन नहीं मिला है या कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है कि जहां पर राशन की कोई किल्लत आई है। एक दो जगह कंप्लेंट आई है तो वहां मैंने संबंधित पूर्ति निदेशक को निर्देशित किया है कि वहां पर्सनल अटेंशन देते हुए राशन वितरित किया जाए। फिलहाल के लिए जो शासन से हमें निर्देश मिले हैं उसमें हमारा जो 3 महीने का एडवांस हम दे रहे हैं नियमित राशन, उसमें जो हमारे APL के राज्य खाद्य योजना कार्डधारक कहते हैं उनको 5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल, और हमारे NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वाले और अंत्योदय अन्न योजना वालों को NFSA वालों में हमारा प्रति यूनिट 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल है, और अंत्योदय में 35 किलो राशन है हमारा। और उधर श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। पुलिसकर्मी पैदल ही चलकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। पुलिसकर्मी पथरीले रास्तों से होकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और खाने पीने का राशन उन्हें बांटा। थैली सैंड से लगते हुए इलाकों में पुलिसकर्मियों ने यह राशन बांटा। ये देखिए आप तस्वीरें उसकी। पैदल ही चलकर कृतज्ञ लोग उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। राशन, खाने पीने का सामान उन्होंने इन इलाकों तक पहुंचाया। कोरोना वॉरियर्स अपनी भूमिका जबरदस्त तरीके से अंजाम देते हुए। हमने अपने थाना क्षेत्र में एक इस विपदा की घड़ी में एक मुहिम चलाई है, जिसके अनुसार हमने अपने थाना क्षेत्र के गांवों में जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनसे संपर्क स्थापित करके इसमें जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जो कहीं जाने आने में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों को मदद का हमने एक पहल करी है। इसके तहत हमने अपने थाना क्षेत्र के कई गांवों में अब तक काफ़ी बुजुर्गों को राशन और उनके लिए ज़रूरत के सामान उपलब्ध कराई है। पुलिस की सराहनीय पहल। अब आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है, DM और SSP का दौरा हुआ है। बनभूलपुरा इलाके का दौरा किया है जिलाधिकारी और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने, और प्रशासन की तरफ से राशन बांटा गया है। बनभूलपुरा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ, कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहां पर राशन बांटा है DM और SSP ने वहां पर पहुंचकर। ये देखिए आप तस्वीरें हल्द्वानी की बनभूलपुरा से। वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी और SSP ने राशन बांटने और बंटवाने का जिम्मा खुद उठाया। वहां पर बनभूलपुरा की तस्वीरें। कर्फ्यू का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन राशन कम ना पड़े इसके लिए जिलाधिकारी और SSP दोनों खुद मैदान में। इधर बड़कोट में नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के सामने आवाजाही की दिक्कत हो गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत जरूरी सामानों की आपूर्ति करने में हो रही है। बड़कोट में बेमौसम बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आवाजाही के लिए बनाया गया वैकल्पिक रास्ता पानी में डूब गया है। ऐसे में लोगों के सामने अब आवाजाही की दिक्कत हो गई है। रोड खराब हो रखी है, जिसके कारण मैं आज सामान पीठ में लाना पड़ा, और वैसे पहले से काफी बीच से टूट रहा है, वो आजकल तो ज्यादा ही हो रखा है। दरअसल खरादी नगाड़ गांव मसाल मार्ग पर रवाडा में बना पुल 2013 की भीषण आपदा में बह गया था। तब से इस जगह पर नया पुल बनाने का निर्माण चल रहा है। पुल का काम पूरा नहीं होने की वजह से नदी के बीच से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, मगर नदी में पानी बढ़ने से अब वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है, जिससे आवाजाही ठप है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे पुल चले गया। अब पुल को जब दोबारा बनाया गया है तो उसको क्या, उसका वैकल्पिक मार्ग को बीच नदी के किनारे बनाया गया है। उसमें कि जो परसों जो बारिश आई थी उसके कारण से वो पुल भी चले गया, और जब न उधर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग है न इधर आने के लिए वैकल्पिक मार्ग है। नदी में पानी बढ़ने से एक जीप कुछ रोज पहले नदी के बीचों बीच फंस गई थी। तब ड्राइवर की सूझबूझ के चलते किस तरीके से उसकी जान बच गई थी। वैकल्पिक मार्ग बंद होने से अब इलाके में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति ठप है। नदी में पानी बढ़ जाने के कारण अब यह वैकल्पिक मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में ग्रामीणों को अब बरसात आने से पहले ही अपनी दिक्कतें महसूस होने लगी है। रवाड़ा पुल से नितिन चौहान, ABP गंगा, बड़कोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह साफ कर दिया है कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले को कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा और 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। प्रदेश में जारी कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। इससे अलग हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में लॉकडाउन के दौरान शादियों को लेकर भी फैसला हुआ। बैठक में लॉकडाउन के दौरान शादियों को अनुमति मिल गई है, लेकिन इस दौरान होने वाली शादियों में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने की कि जो शादी है, हमने अपने राज्य में शादी को अलाउ किया है। वो शादी अंतरजनपदीय हो सकती हैं, उनमें 5 व्यक्ति इस रूप से रहेंगे और वो घर के अंदर उसको करना होगा। या जो समारोह हम करेंगे, शादी समारोह, वो घर के अंदर होगा। जैसा दूल्हा दूल्हे के पिताजी, दुल्हन दुल्हन के पिताजी, घर के लोग घर में तो होंगे ही नहीं, घर के लोग घर के अंदर तो रहेंगे। अनुमति 5, जैसा उदाहरण के तौर पर दूल्हे ने कहा जी हम जाना चाहते हैं, और तो हम 5 लोगों को वहां अनुमति मिलेगी। घर के अंदर जो होगी, घर के अंदर वो होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना होगा। और रुड़की में किसान लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किसान भी लॉकडाउन में नियमों का पालन करके अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं। इस दौरान मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को छूट दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके किसान अपने खेत में काम कर सकता है। तो सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी करी है, 7 नियम बताए हैं, उस पर हम पूरी ध्यान दे रहे हैं। अपने मजदूरों के लिए हमने साबुन, साफ पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, मास्क दिए हैं। मजदूर की कोई परेशानी नहीं है, मगर आज की डेट में सिर्फ एक गन्ने की जो पर्ची है, मैं समय पर नहीं मिल पा रही। और लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के रावत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी ने उनका स्वागत किया। 26 अप्रैल को पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, मगर लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु मौजूद नहीं होंगे। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पूरा पालन किया जाएगा। यथा उचित डिस्टेंस रखते हुए इस परंपरा को मनाएंगे, जिसमें प्रातः से ही भगवती गंगा जी का पूजन अर्चन और श्रृंगार और हवनात्मक बीज मंत्रों से गंगा जी का उस दिन होता है, जो हम इस बार भी करेंगे। और पूरे देश नहीं अपितु पूरे विश्व के, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। और इस खबर के बाद वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। और लॉकडाउन की वजह से टिहरी में बोट संचालकों को काम उनका पहले से ही ठप पड़ा हुआ है। इस बीच बोट संचालकों की बोट पानी में डूब जाने से मुश्किल और बढ़ गई। आंधी तूफान की वजह से कई बोट्स आपस में टकरा कर टूट गईं और कई बोट झील में डूब गईं। इससे बोट मालिकों को बहुत नुकसान हुआ है। अब बोट व्यवसायियों ने प्रशासन से लॉकडाउन में छूट देने की मांग की है, जिससे वो अपनी बोट को सुरक्षित स्थान पर रख सकें।
मतलब पहले तो हम इस लॉकडाउन में परेशान हैं क्योंकि हमारा काम धाम नहीं चल पा रहा है। ऊपर से मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी अनुमति चाहता हूं कि मैंने पहले भी शासन को लेटर दिया था कि यहाँ पे 7.5 करोड़ का 7 करोड़ की यहाँ पे संपत्ति है बोर्ड स्वामी द्वारा लाई गई, उनकी देखरेख करने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने कहा भी था उनसे कि अगर आप बोर्ड स्वामियों को 5-5 करके अनुमति दें ताकि वो वहाँ पे जाएँ, अपनी संपत्ति का जायजा लें ताकि वो संपत्ति खराब ना हो। और बागेश्वर में दुकानदार की पिटाई के मामले में एक एसआई और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोतवाल को भी कोतवाली से हटाकर बागेश्वर डीसीआर से अटैच कर दिया गया है। कपकोट थाने में तैनात सिपाही पवन कुमार ने एक दुकानदार की खूब पिटाई की थी, इससे उसका हाथ टूट गया था। और वो जो सिपाही है कांस्टेबल उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उल्टा हमें पीड़ित पक्ष को धमका के और डरा के ऐसी दहशत फैला देते हैं जिसका कोई हद नहीं है। अभी एसपी मैडम का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई की, निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। और बागेश्वर के कफौली गांव में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट दौड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में लाइनमैन सहित 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया है। अन्य 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पानी तो आता है वहाँ पे, आज 1 हफ्ते से लाइट नहीं थी गांव कफौली गांव में। गांव वाले परेशान थे और ये जेई और ये विभाग द्वारा बार बार इनको बुलाया गया था। कल भी आए थे लड़के, आज तो 4-5 है, कल तो 15-20 लड़के आए हुए थे। अब इस हिसाब से तो कितने लोग मर जाते। और विभाग वालों की गलती है और जेई लोगों ने इन्होंने बोला, जबकि इनका कोई मतलब ही नहीं हुआ। इनसे बोला गया कि तुम आओ भैया यहाँ पेड़ काटना है। कल भी बुलाया इनको, कल भी नहीं आए। परसों इससे पहले दिन बुलाया था तब भी नहीं आए। आज आए, आज बुलाया इनको तो वहाँ इस टाइप का हो गया हादसा। बागेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान हादसा हुआ। ये बेहद अफसोसनाक, बहुत दुखद। करंट लगने से 2 लोगों की मौत बागेश्वर में। बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान यह हादसा पेश आया। और नंदा देवी नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड की मौजूदगी की बात सामने आई है। वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरा ट्रैप में स्नो लेपर्ड दिखाई दिया। कोरोना से जहां देश में टेंशन का माहौल है, इस बीच नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से अच्छी खबर आई है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुओं का एक जोड़ा देखा गया है। दरअसल नंदा देवी नेशनल पार्क में कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। उन्हीं कैमरा ट्रैप में स्नो लेपर्ड की तस्वीर कैद हुई है। हमने अपने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, जिसमें मलारी भी है और वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, इन सब क्षेत्रों में कैमरे लगाए थे। तो पूरे इस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय पार्क और जो हमारा NDBR का क्षेत्र और जितना भी आरक्षित वन है उसमें लगभग 12 स्नो लेपर्ड ट्रैप हुए हैं कैमरा ट्रैप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार छोटे बच्चे भी देखे गए हैं और स्नो लेपर्ड मेल फीमेल भी देखे गए हैं। अब वन विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नजर रखने के लिए 20 कैमरा ट्रैप लगाने का फैसला लिया है। कैमरा ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। पिछले महीने लगभग 20 कैमरे जो द्रोणागिरी क्षेत्र है हमारा और जो गोरसो क्षेत्र है, जो और भी हमारे हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र हैं, उनमें हमने 20-25 कैमरे और लगाए हैं ताकि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका फ्री एंड फेयर मूवमेंट हमें पता चल सके। स्नो लेपर्ड उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 5 राज्यों में पाया जाता है। ये उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है। जिन देशों में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, वहां पर इनकी संख्या को आने वाले दशक में बढ़ाकर दोगुना करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा ट्रैप में हिम तेंदुए के जोड़े के अलावा कस्तूरी मृग भी दिखाई दिए। इस साल फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 5 से 6 फीट बर्फ जमी है, जिसके चलते दुर्लभ प्रजाति के जीव निचले इलाकों का रुख कर रहे हैं। जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट, ABP गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही उत्तराखंड प्राइम के इस अंक पर फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।